बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बहुत ही अहम मौजू पे हमने बात करनी है। ये ऑडियो लीक्स का केस है जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा ही गैर मामूली ऑर्डर जारी किया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑर्डर में ये बताया गया है कि जो सर्वेलेंस है, जो कॉल रिकॉर्ड है, जो हम प्राइवेट जो सिटीजन हैं उनकी टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन है वो कैसे सर्वेलेंस उसकी हो रही है, कैसे कॉल रिकॉर्ड होता है, कितने लोग हैं जिनकी जो है वो सर्विलेंस हो रही है, तरीकाकार क्या है, सिस्टम क्या है, और क्यों जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि ये गैर कानूनी है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ऑफिस, जजेस की फैमिलीज, बिजनेसमैन क्यों जो है महफूज नहीं है, कितनी जो है ऑडियोज जो है वो रिकॉर्ड हुई, और इसके अलावा हुकूमत वक़्त क्यों जो है वो इस हवाले से लाइलम है। सबसे बड़ी बात जो है वो क्यों लाइलम है, और चेयरमैन पीटीए को और मेंबरान जो पीटीए को उनको शोकाज नोटिस क्यों जारी किया गया है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिपोर्ट बड़ी तलब की गई है। इस सारे सिनेरियो में जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी ऑर्डर जारी किया है। ये 29 सफ़ात का तहरीरी ऑर्डर है। इसमें बहुत सारी तफसीलात है जिसका क्रक्स मैं आपके सामने रखूंगा। इन 29 सफ़ात में लिखा हुआ क्या है और क्यों हुकूमत वक़्त ये कह रही थी कि इस केस को जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की जाए या चैम्बर समात कर ली जाए, और उसको क्यों रिजेक्ट किया जस्टिस बाबर सत्तार ने, और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो क्यों क्या बात कर रहे हैं और बाकी लोग क्या बात कर रहे हैं। तफसीलात के साथ जो है वो इस पे जो है वो 29 सफ़ात का क्रक्स मैं आपके सामने रखूंगा और आपको पता चलेगा कि ये मामला है क्या और क्या हो रहा है, और सब कुछ उसको कहीं पे भी लीगल बैकिंग नहीं है। कितना खौफनाक है, इस पे बात करते हैं तफसील के साथ। अब आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं जस्टिस बाबर सत्तार के इस ऑर्डर को सीक्वेंस के साथ मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार कहते हैं कि हमारे सामने बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब का गैर कानूनी सर्वेलेंस मतलब जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो करके लीक करने का मामला जो है वो हमारे सामने है, और उन सिटीजन्स की ऑडियो, प्राइवेट ऑडियो जो है वो टेप हुई, लीक हुई, और उनको ब्लैकमेल करने या क्रिमिनल जो है वो एक्ट के जुमरे में भी लाने की कोशिश जो है वो की गई। इस किस्म की ऑडियो टेप करके अदालत ये लिखती है कि जो पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि SOPs हैं कि वो पोस्ट अक्रस मतलब कोई वकूआ अगर हो जाए तो उसके बाद कैसे CDR तक और कैसे जो है वो जियो फेंसिंग और इस किस्म के जो लोकेशन है उस तक एक्सेस लेनी है। इसके जो SOPs हैं वो इंटीरियर डिवीजन मतलब वजारत दाखिला ने बनाए हुए हैं, और उन SOPs के तहत टेलीकॉम ऑपरेटर से वो जो है वो तफसीलात लेते हैं। अदालत ने यह भी लिखा है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने अदालत को यह कहा कि 2013 में फेयर ट्रायल एक्ट बना, प्रोसेस बना, मौजूद कानून मौजूद है, लेकिन आज तक 2013 से लेकर आज तक एक दफा भी वारंट जो है वो नहीं लिए गए, एक दफा भी सिंगल रिक्वेस्ट भी नहीं आई किसी खुफिया इदारे, किसी तहकीकाती इदारे की जानिब से, किसी पुलिस की जानिब से कि हम फलां डाटा तक एक्सेस लेना चाहते हैं, सर्वेलेंस करना चाहते हैं, कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हमें वारंट दिए जाएं प्रोसेस के तहत। तो एक दफा भी उस पर अमल नहीं किया गया। अदालत ये लिखती है कि टेलीकॉम एक्ट के तहत रूल्स जो है वो नहीं बनाए गए, और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि हम आपको चैम्बर में कुछ तफसीलात जो है वो बताना चाहते हैं। तो अदालत ने, जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि ओपन कोर्ट समात ना करने की कोई वजूहात नहीं है। ओपन कोर्ट एक प्रिंसिपल है कि पब्लिक देखे, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो यकीनी बनाना भी इसके पीछे एक पर्पज है। अदालत ने जो वफाकी हुकूमत की इन चैम्बर जो समात या चैम्बर में कोई तफसीलात बताने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद की। अदालत ये लिखती है कि एक मामला जिसमें स्टेट मतलब रियासत पर इल्ज़ाम है कि वो शहरियों की सर्विलेंस जो है वो कर रही है, ये एक अहम मामला है। ये कार्रवाई पब्लिक के सामने होनी चाहिए ताकि एग्जेक्टिव पर एक चेक रहे कि वो जो आईनी तौर पर शहरियों को जो हुकूक दिए गए हैं क्या एग्जेक्टिव उनकी प्रोटेक्शन कर रहा है। इसलिए ये जो कार्रवाई है ये ओपन कोर्ट होनी चाहिए, ये इन कैमरा या चैम्बर समात नहीं कर सकते। और अदालत ने यह भी लिखा कि शहरियों की जो कॉल रिकॉर्ड है उनको लीक करना नेशनल सिक्योरिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं कि आप किसी शहरी की कॉल रिकॉर्ड करें, लीक करें,
और फिर कहें कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा कार्रवाई से मुतल्लिक मुतमिन करने में, वो अदालत को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहे और अदालत को बताया गया कि पीटीए ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा कि आप जो है वो इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम लिम्स ये जो है वो इंस्टॉल करें। पीटीए ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा, यहां से कार्रवाई शुरू होती है कि ये सर्वेलेंस होती कैसे है, क्या सिस्टम है और कितने लोगों की सर्वेलेंस हो रही है, और क्या इनक्रिप्टेड जो मटेरियल है, जो एप्स है, क्या उन की सर्वेलेंस भी है या नहीं है, ये भी आगे चलकर आएगा। अदालत ये लिखती है कि पीटीए ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा कि आप फाइनेंस भी करेंगे, मतलब पैसा भी आप लगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे सिस्टम को और फिर इंस्टॉल करेंगे एक मुख्तस जगह पे, एक मखसूस जगह पे, और उस जो सिस्टम है वो तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने इंस्टॉल किया है मुख्तस जगह पर, और पीटीए की डायरेक्शन पर ये सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया। और अदालत ये लिखती है कि जो सिम है, IMEI नंबर है और दीगर हवालों से जो इस डाटा तक एक्सेस की जा सकती है इस सिस्टम के तहत। आगे जाकर अदालत ये लिखती है कि अदालत को बताया गया कि लॉफुल इंटरसेप्ट सिस्टम के जरिए SMS कॉल्स, मतलब SMS को पढ़ा जा सकता है, कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है, कॉल्स को सुना जा सकता है। जो सिस्टम इंस्टॉल है पीटीए की डायरेक्शन पर सर्विलेंस सेंटर के मॉनिटरिंग सेंटर के साथ जो है वो उसका कनेक्शन है, और मटेरियल जो मोबाइल ऐप से होता है वो भी शेयर किया जाता है। अच्छा, जो एक सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया है उसके साथ एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कुछ खुफिया इदारे जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नाम अदालत को नहीं बताया गया, और ये कहा गया कि वो जो इनक्रिप्टेड मटेरियल है वो भी शेयर किया जाता है। लेकिन अदालत ये लिखती है कि इनक्रिप्टेड मटेरियल को डीक्रिप्ट करना जो वो ये कंपनीज नहीं कर सकती, जो एप्स जिन कंपनीज की हैं वो उनको रिक्वेस्ट करें तो वही कंपनीज जो है वो ये इनक्रिप्ट कर सकती हैं। जो ये जो इनक्रिप्टेड जो मटेरियल है उसको डीक्रिप्ट जो है वो कर सकती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ये लिख रही है कि 2% सार्फिन के डाटा तक उस सिस्टम के तहत रसाई है। मतलब एक वक्त में जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त में पूरे मुल्क में जितने भी मोबाइल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके 2% डाटा तक, मतलब एक वक्त में 2% डाटा तक उसकी सर्वेलेंस भी हो सकती है, उसकी कॉल रिकॉर्ड भी हो सकती है, टेप भी हो सकती है, सुनी भी जा सकती है, और SMS मतलब जो मैसेज आप करते हैं उस मोबाइल के जरिए उस मैसेज तक भी रसाई हो सकती है। ये 2% डाटा बताया गया है। मोबाइल कंपनीज को मालूम नहीं होता। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि 2% डाटा तक जो रसाई होती है मोबाइल कंपनीज को मालूम नहीं होता कि किसकी सर्वेलेंस हो रही है, किसका जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस हो रहा है, मतलब किसी की मोबाइल कॉल ट्रैक हो रही है, ट्रेस हो रही है, या किसी को सुना जा रहा है, टेप किया जा रहा है, किसके स्पेसिफिकली मोबाइल तक एक्सेस हो रही है ये नहीं पता होता। 2% का इनको पता है कि 2% जो एक वक्त में वो उस पर एक्सेस जो है वो मौजूद है। उसके बाद अदालत लिखती है कि जो खुफिया इदारे ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उनकी पहचान अदालत के सामने भी नहीं खोली गई, मतलब जो खुफिया इदारे हैं उनका नाम जो है वो नहीं बताया गया। बगैर किसी जुडिशल और एग्जेक्टिव निगरानी के खुफिया इदारे डाटा तक रसाई किए हुए हैं। उसके बाद अदालत लिखती है कि पीटीए के मुताबिक 192 मिलियन मोबाइल जो है वो सार्फिन है मुल्क भर में। और उसके बाद अदालत लिखती है कि जो ब्रॉडबैंड के जो यूजर्स हैं वो 136 मिलियन है। इसमें अदालत को जो बताया गया है पीटीए की वेबसाइट के मुताबिक अदालत ये लिखती है। और उसके बाद अदालत ये कहती है कि एक रफली अगर एस्टीमेट लगाया जाए तो 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोगों की सर्वेलेंस एक वक्त में हो रही है कि जो सिस्टम मोबाइल कंपनीज ने लगा कर दिया हुआ है उसके जरिए 40 लाख लोगों की सर्वेलेंस एक वक्त में हो रही है। ये एक रफली एस्टीमेट लगाया है, जिस तरह जो डाटा जो है वो पीटीए ने अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड किया हुआ है मोबाइल सार्फिन के हवाले से, जिनमें कॉल, SMS, ऑडियो, वीडियो जो है वो डिवाइसेस तक एक्सेस और वेब पेजेस जो ब्राउज करते हैं
उनको भी वो जो है वो देख सकते हैं। ये एक्सेस जो है वो इस सारे सिस्टम में मौजूद है। और अदालत ने पूछा कि जो इनक्रिप्टेड जो एप्स है उनका जो मटेरियल है उसको डिक्रिप्ट क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे या खुफिया इदारे खुद कर सकते हैं। तो अदालत ने ये लिखा कि इस हवाले से अदालत को नहीं बताया गया कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और बड़े पैमाने पर सर्विलेंस सिस्टम, मतलब मुल्क भर में एक बड़े पैमाने पर सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल है जो पीटीए की हिदायत पर लगाया गया है। अदालत के सामने आया है कि कोई कानूनी बैकिंग नहीं है इस सिस्टम को। मतलब 40 लाख लोगों का जो सर्विलेंस हो रही है, जो कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, एसएमएस तक रिसाई हो रही है, उसकी कोई कानूनी बैकिंग नहीं है। ये जो है वो बादियुन नजर में जस्टिस बाबर सतार लिखते हैं कि ये बड़ा खौफनाक है। और अदालत ये लिखती है कि टेलीकॉम एक्ट के तहत हुकूमत मजाज अफसर मुकर्रर कर सकती है कॉल रिकॉर्ड के हवाले से, और हुकूमत के लिए है ये कि वो रूल्स इस हवाले से टेलीकॉम एक्ट के तहत रूल्स बनाए और मजाज अफसर इसके लिए मुकर्रर कर सकती है। जो कानून में तरीकाकार जो है वो दिया गया है, ना ही हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई इजाजत दी गई, ना ही ऐसी कोई रूल्स अभी तक बने हैं, ये भी अदालत को बताया गया है। तो आप अंदाजा लगा लें कि सिस्टम हमारे मुल्क में चल कैसे रहा है। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि फेयर ट्रायल एक्ट के तहत एक दफा भी कोर्ट से मंजूरी नहीं ली गई। वो मैंने आपको बताया 2013 से ऑनवर्ड आज तक वारंट हासिल नहीं किए गए। फेयर ट्रायल एक्ट ये कहता है कि किसी भी खुफिया इदारे या तहकीकाती इदारे को किसी की सर्विलेंस, कॉल रिकॉर्ड या इस किस्म की एक्सेस लेने की अगर जरूरत हो तो वो उसके वारंट लेगा। एक मजाज अफसर उस इदारे का होगा जो मुतलका एक हाई कोर्ट के जज के सामने जाएगा कि फलां कॉल रिकॉर्ड हमने करनी है या फलां डाटा तक रसाई लेनी है। वो जज देखेगा, मुतमिन होगा, उसके बाद उसको इजाजत देगा, फिर जाकर वो जो है वो उसकी हद तक जो है वो सर्विलेंस या कॉल रिकॉर्ड कर सकता है। उससे हट कर जो है वो नहीं कर सकता, गैर कानूनी है। अदालत ये लिखती है कि 15 सितंबर 2023 की रिपोर्ट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस डे टू डे जो अफेयर्स हैं खुफिया इदारों के, उनमें मुदाखलत नहीं करता। जबकि 14 दिसंबर की रिपोर्ट जो थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, उसमें यह कहा गया कि किसी किस्म की कोई मंजूरी टेप जो है वो कॉल रिकॉर्ड के हवाले से किसी पर्सन को, एंटिटी को या किसी को कोई इजाजत जो है वो इस हवाले से नहीं दी गई। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हमने कोई जो है वो इस हवाले से ऑथराइज नहीं किया किसी को भी कि आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि ना इस केस ना इस जैसे केसेस में प्राइवेट कॉज जो वो रिकॉर्ड की है। ये वजारत दिफा का जवाब है। इसमें इस केस मतलब जो बुशरा बीबी और साकिब निसार जो है उनके जो बेटे हैं नजम साकिब, उनकी ये बात कर रहे हैं वजारत दिफा। और उसके बाद अदालत लिखती है कि 20 दिसंबर 2023 को वजारत दाखिला ने कहा कि उनके मातहत कोई एजेंसी नहीं जिसके पास कोई फोन कॉल रिकॉर्ड की कैपेसिटी हो या जो है वो इस हवाले से वो कोई सलाहियत रखते हों। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वजारत दाखिला भी कह रही है कि हम भी नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कह रहा है हम भी जो नहीं कर रहे, ना ऑथराइज किया हुआ है ना इजाजत दी हुई है, लेकिन सिस्टम लगा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। अच्छा, यहां अब चक्कर शुरू होता है पीटीए का। पीटीए ने 3 जवाब जमा कराए। इसी वजह से पीटीए के चेयरमैन को और उनके मेंबरान को शोकॉज नोटिस जारी हुआ है कि अदालत से गलत बयानी की हुई है। जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कहते हैं कि पीटीए ने हमें हिदायत दी कि आप जो है वो ये सिस्टम लगाएं, लेकिन पीटीए जो है वो शायद उनको इल्म नहीं है या अदालत को बताया नहीं है। 11 अगस्त 2023 के रिप्लाई में पीटीए ये कहता है कि ना वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ना ही उनके पास कैपेसिटी है कि वो कोई कॉल रिकॉर्ड या लीक कर सके। फिर 27 अक्टूबर मतलब अगस्त के बाद 27 अक्टूबर 2023 को पीटीए ने कहा ना ही पीटीए के पास कोई अथॉरिटी है, ना ही किसी को डायरेक्शन दी है कि वो लॉफुल इंटरसेप्शन कर सकते हैं। मतलब कोई कानूनी तौर पर कोई कॉल रिकॉर्ड, टेप या लीक जो है वो कर सकते हैं। ये पीटीए ने जवाब दिया अगस्त, अक्टूबर, फिर मार्च 2024 14 मार्च चेयरमैन पीटीए आते हैं। वो ये कहते हैं कि ना पीटीए की जो किसी एजेंसी को पीटीए ने ना फैसिलिटेट किया है और ना ही इजाजत दी है कि वो शहरियों की सर्वेलेंस करे। तो ये 3 जवाब अक्टूबर, दिसंबर और मार्च पीटीए क्या कह रहा है
और टेलीकॉम ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि पीटीए ने हमें कहा पैसे भी खुद लगाने हैं, सिस्टम भी लगा दें और सारा जो है वो इंस्टॉल करके दें, और उसके बाद ये जो है वो पीटीए की हालत है अंदाजा लगा लें। अदालत ये लिखती है कि यहाँ पे और बड़ी खौफनाक चीज है कि जो जितने डिविजन्स आए, अदालत कह रही है कि जितने डिविजन्स हमारे सामने आए, खुफिया इदारे आए या अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने आकर बताया कि किसी एंटिटी को, किसी जो पर्सन को, किसी शख्स को, किसी ऑफिशियल को शहरियों की सर्वेलेंस की इजाजत जो है वो हमने नहीं दी। मतलब सारे कह रहे हैं कि हमने शहरियों को सर्वेलेंस की इजाजत नहीं दी, और दूसरी तरफ पूरा सिस्टम लगा हुआ है और एक वक्त में 40 लाख लोगों का जो है वो सर्वेलेंस हो रही है। उसके बाद लिखती है अदालत के वफाकी हुकूमत, IB, इस्लामाबाद पुलिस और वजारत दाखिला ने कहा कि कोई सर्वेलेंस की जो है वो रिक्वेस्ट कभी नहीं की गई, और ना ही जो है वो फेयर ट्रायल एक्ट के तहत जो है वो जो इस किस्म की कोई, वो मैंने आपको बताया कि 2013 से ऑनवर्ड आज तक किसी खुफिया इदारे, तहकीकाती इदारे, किसी ने कोई ऐसी रिक्वेस्ट ही नहीं की जो कानून में लिखा हुआ है। उसके बाद अदालत यह लिखती है कि रिपोर्ट्स में बताया गया कि किसी एजेंसी या किसी इदारे को कोई सर्वेलेंस की इजाज़त नहीं है। स्टेट और उसके खुफिया इदारे जब वो बगैर वारंट जब वो ये काम कर रहे हैं और वारंट लेने की जहमत भी नहीं करते। और अदालत यह भी लिखती है कि ऑडियो टेप और रिकॉर्ड की गई, ये जो है वो फैक्ट अदालत के सामने आया है कि ऑडियो टेप भी हुई हैं, रिकॉर्ड भी हुई हैं, कॉल जो है वो रिकॉर्ड भी हुई हैं। और इसके बाद अब अदालत ने एक 2022 में कितनी ऑडियो लीक हुई उनके हवाले से बताया, और उसके बाद क्या लिखती हैं, बड़ी खौफनाक चीज है। आज न्यूज ने 10 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट में कहा कि 2012 में 4 जनवरी 2022 में 4 जनवरी 2022 को मरियम नवाज की ऑडियो मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से लीक होती है। 5 जून 2022 को मलक रियाज और उसकी बेटी की ऑडियो लीक होती है। 28 सितंबर 2022 शहबाज शरीफ जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की मीटिंग थी, वो ऑडियो लीक होती है। 7 अक्टूबर 2022 को इमरान खान और आजम खान उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऑडियो जो है वो लीक होती है। 29 अक्टूबर 2022 को इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक होती है। 8 दिसंबर 2022 को बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक होती है। और 6 जो है वो अदालत ने बताया कि 6 जून 2023 को परवेज इलाही, आबद जुबैरी की और परवेज इलाही और मज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो जो है लीक होती है। और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी सास की ऑडियो भी लीक होती है। यहाँ पर अदालत ये लिख रही है कि बादियो नजर में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो वज़ीर-ए-आज़मों की, जहां प्राइम मिनिस्टर्स लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर्स जो है वज़ीर-ए-आज़मों की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म मौजूद है, वो बेशक जिस भी सियासी जमात से हो, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि फलां जो है वो सियासी जमात से है तो उसकी ऑडियो जो है टेप हो रही है, फलां की नहीं हो रही, बल्कि जिस भी सियासी जमात से है उसकी ऑडियो जो है वो टेप हो रही है। और पार्लियामेंट से बाहर जजेस, उनके रिश्तेदारों, बिजनेसमैन और जो भी अहम शख्सियात हैं, उनकी ऑडियो जो है वो टेप होती है और लीक सोशल मीडिया पर लीक होती है, फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर डाली जाती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एक जो है वो तजवीज़ ये भी दी कि हॉस्टाइल एजेंसीज ये जो है वो काम कर सकती हैं। जब अदालत ने ये पूछा कि क्या आप लोगों का फेलियर है इस लेवल पर, तो फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस नहीं किया, इस पॉइंट को प्रेस नहीं किया कि हॉस्टाइल एजेंसीज जो है वो ये कर सकती हैं, क्योंकि अदालत ने कहा था कि इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर जजेस और जजेस की फैमिलीज तक जो है वो तमाम कॉल जब रिकॉर्ड हो रही हैं और आप ये कह रहे हैं कि हॉस्टाइल एजेंसीज आपके कर रही हैं, तो फिर उन्होंने इस पॉइंट को प्रेस नहीं किया, फोकस नहीं किया कि ये पॉइंट है। अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि जस्टिस बाबर सत्तार लिखते हैं कि अदालत के सामने आया है कि तहकीकाती या खुफिया एजेंसी को वफाकी हुकूमत ने टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं उनके तहत ऑडियो कॉल या सर्विलेंस की कोई इजाजत नहीं दी। फेयर ट्रायल एक्ट के तहत ना हुकूमत ना खुफिया इदारों ने कभी वारंट फेयर ट्रायल एक्ट के तहत लिए ना लेने की कोशिश की। और अदालत लिखती है कि ये सिस्टम जो लगा हुआ है 40 लाख लोगों की सर्विलेंस कर रहा है और पीटीए की हिदायत पर यह कर रहा है, और सिस्टम जो इस्तेमाल हो रहा है बगैर किसी कानूनी बैकिंग के है, और जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं। और फेयर ट्रायल एक्ट और उसके बाद पीपीसी, पैमरा और जो कम्युनिकेशन एक्ट है उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी है। बड़े पैमाने पर सर्वेलेंस करके शहरियों के हुकूक को अंडरमाइन किया जा रहा है।
जो भी सर्विलेंस कर रहे हैं, ये जो सिस्टम लगा हुआ है, इस सिस्टम के तहत जो भी सर्विलेंस कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये कहा है जस्टिस बाबर सत्तार ने, और अदालत ने कहा है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना जो है वो मजमूई तौर पर इस सारे मामले को देखे कि कौन जिम्मेदार है इस सारे सिनेरियो का, इस सारी सिचुएशन का कौन जो है वो जिम्मेदार है, किसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हवाले से फिक्स की जा सकती है। और सेक्रेटरी वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अदालत ने कहा है कि इस फैसले की कॉपी भिजवाई जाए, वो अपनी रिपोर्ट भी जमा करवाएं और वज़ीर आज़म खुफिया इदारों से रिपोर्ट्स मंगवाएं और मामला काबीना के सामने रखें। क्या जो है वो सर्विलेंस फेयर ट्रायल एक्ट के तहत जो है वो नहीं हो रही, तो इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है इस सिस्टम लगाने का, जो सिस्टम जो है वो लगाया गया। और अदालत ने लिखा कि कौन इस ऑपरेशन का जो है वो इंचार्ज है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। 6 हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर को ये रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया गया है और मामला काबीना के सामने खुफिया इदारों से रिपोर्ट्स लेकर अदालत को जो है वो देने का हुक्म दिया गया है। अदालत ये लिखती है कि 5 जुलाई टेलीकॉम ऑपरेटर रिपोर्ट्स दें 5 जुलाई तक, जो भी पीटीए के साथ उनकी खत्तो खिताबत होती रही है, क्योंकि पीटीए तो कह रहा है कि हमने दी हुई नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट कह रही है हमने इजाजत नहीं दी, वजारत दाखिला कह रही है हमने इजाजत नहीं दी, जितने डिवीजन आए, अटॉर्नी जनरल आए, सबने कहा हमने कोई इजाजत नहीं दे रखी। लेकिन ये सिस्टम लगा हुआ है तो इस पर अब खत्तो किताबत मांग ली गई है टेलीकॉम ऑपरेटर्स और पीटीए के दरमियान की। और अदालत ने यह लिखा है कि वफाकी हुकूमत और पीटीए ने किसी एजेंसी को जब इजाजत नहीं दी कि वो सर्विलेंस करें, इसलिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है वो जो इसमें पार्टी नहीं भी हैं तो वो इसकी इजाजत नहीं देंगे इस सिस्टम में मजीद जो है वो सर्विलेंस की। 5 जुलाई तक यकीनी बनाएं कि सिस्टम तक रसाई ना हो। जो डाटा सार्फिन के डाटा तक 40 लाख की रसाई हो रही है, मतलब अब जो है वह अदालत ने टिल 5 जुलाई जो रसाई है उस सिस्टम के तहत जो 40 लाख लोगों के डाटा तक एक वक्त में रसाई हो रही थी खुफिया इदारों की जानिब से, उसको जो है वो अदालत ने रोक दिया है और जो करेगा वो क्रिमिनल एक्ट का मुर्तकिब होगा। और उसके बाद अदालत ने लिखा है कि जो पुलिस है उसकी हद तक ये इजाजत दे दी है कि पुलिस को जो डाटा चाहिए होता है, जो सीडीआर, जियो फेंसिंग या इस किस्म की जो चीजें हैं, पोस्ट अक्रस मतलब वकुआ हो जाए तो उसके बाद सर्वेलेंस नहीं है, पोस्ट अक्रस उनको चाहिए होती है। तो अदालत ने कहा कि टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वो जो है वो उन तक उनको पुलिस को ये डाटा जो है वो दिया जाए। क्यों? और अदालत ने लिखा कि अभी तक जो इंटीरियर डिवीजन ने क्लियर करना है कि एसओपीज बने हुए भी हैं या नहीं बने हुए। उसके बाद पीटीए को यह कहा गया है कि वो सील्ड इनवेलप में रिपोर्ट देगा, टेलीकॉम ऑपरेटर सील्ड इनवेलप में अपनी जो है वो रिपोर्ट देंगे और चेयरमैन पीटीए और जो मेंबरान है पीटीए को गलत बयानी पर उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है और 6 हफ्तों में अदालत ने कहा है कि वो भी अपने शोकाज का जवाब दें, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। तो ये एक बड़ा अहम मामला है। ऑडियो लीक्स 29 सफात, किसने कैसे कब किस तरह ऑडियो टेप करते हैं, किस तरह लीक की जाती है, कोई कानूनी बैकिंग नहीं और हुकूमत वक्त को भी इसका मालूम नहीं। ये है सारी कहानी ऑडियो लीक की। उम्मीद है आपको आज की हमारी तफसीली वीडियो पसंद आई होगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।